हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के हिंदी के उन सभी चैप्टर्स को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप उसे हमें कमेंट में लिख करके अवश्य बताएं। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न हमारा सूरदास के पद से है। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? पहला ऑप्शन है वीर रस का, दूसरा अद्भुत रस का, तीसरा वात्सल्य रस का और चौथा हास्य रस का। तो बच्चों कमेंट करके फटाफट बताएं कि सूरदास जी को किस रस का सम्राट कहा जाता है। अब सूरदास जी ने कृष्ण जी के बाल्य रूप का वर्णन किया है। सूरदास जी को बाल्य रस का सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास के जन्म का वर्ष है। आपको बताना है कि उनका जन्म किस वर्ष में हुआ। पहला ऑप्शन है 1583, दूसरा 1478, तीसरा 1398 और चौथा है 1526। तो बताएं बच्चों कि उनका जन्म किस वर्ष हुआ है। बच्चों ये बात हमेशा ध्यान रखें कि आप किसी भी लेखक की कहानी पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि उससे भी जुड़े हुए प्रश्न जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सूरदास जी के जन्म के बारे में पूछा गया है कि उनका जन्म किस वर्ष हुआ। इसका आंसर हो जाएगा 1478 ईस्वी में। ठीक है, 1478 में इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। पहला, खेल कूद में कोई किसी का स्वामी नहीं होता। तो ये बिल्कुल सही बात है बच्चों। दूसरा है खेल में हार जाने पर अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। तीसरा, सभी पर अपने वैभव का रौब दिखाना चाहिए। और चौथा है जो खेल में बिना वजह रूठ जाता है उसके साथ खेलना कोई पसंद नहीं करता। तो इसमें असत्य कथन बताना है कि कौन सा है। बाकी जो आपने पहला देखा कि खेलकूद में कोई किसी का स्वामी नहीं होता है, तो ये बिल्कुल कथन जो है वो सही है। और दूसरा, खेल में हार जाने पर अपनी हार को स्वीकार कर लेनी चाहिए। और तीसरा जो कथन कहा गया है कि सभी पर अपने वैभव का रौब दिखाना चाहिए, तो ये बिल्कुल ही गलत कथन है बच्चों, है ना। हारने के बाद अपना वैभव थोड़ी दिखाते हैं। आंसर हो जाएगा सभी पर अपने वैभव का रौब दिखाना चाहिए। तो ये असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत पद में गोपियां किससे ईर्ष्या करती हैं। तो ये सूरदास जी के पद से लिया गया है बच्चों। पहला ऑप्शन है ग्वाल सखाओं से, दूसरा श्री कृष्ण से, तीसरा श्री कृष्ण की मुरली से और चौथा सूरदास से। तो गोपियां किससे ईर्ष्या करती हैं? श्री कृष्ण की मुरली से। आंसर होगा श्री कृष्ण की मुरली से, क्योंकि श्री कृष्ण की मुरली हमेशा उनके साथ रहती है, उनके होठों से चिपकी रहती है। और गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, इस वजह से वह उनकी मुरली से ईर्ष्या करती है कि वह गोपियों से ज़्यादा किससे प्रेम करते हैं? अपनी मुरली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में असत्य कथन छांटिए। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। पहला, गोपियां श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं। तो ये बिल्कुल सही कथन है बच्चों। दूसरा, गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण की मुरली ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया। हाँ, ये भी लगता है, क्योंकि उनकी मुरली हमेशा उनके पास रहती है। तीसरा, गोपियों को लगता है कि मुरली श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार से नचाती है। यह भी सही है, गोपियां ऐसा ही सोचती हैं। उनको लगता है कि मुरली जो है वह गोपियों की सौतन है, वह श्री कृष्ण को जैसे चाहती है वैसे नचाती रहती है। और चौथा कथन है गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण मुरली की आज्ञा नहीं मानते। तो बच्चों यहाँ आंसर होगा चौथा, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण मुरली की आज्ञा नहीं मानते। ओके, तो ये असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्माकर कवि का जन्म हुआ था। अब बताना है आपको कि कब हुआ था उनका जन्म। पहला है 1753 ईस्वी में, दूसरा 1853 ईस्वी में, तीसरा है 1735 में और चौथा है 1835 में। तो कमेंट करके बताएं बच्चों कि उनका जन्म कब हुआ। उनका जन्म हुआ था 1753 ईस्वी में। ठीक है, और कहाँ हुआ था ये हमें कमेंट में बताएं। यदि आपने पद्माकर जी का जीवन परिचय पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप हमें अवश्य देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण के प्रेम में गोपियां किस रंग में डूब गईं। पहला लाल रंग, दूसरा नीला रंग, तीसरा हरा रंग और चौथा श्याम रंग। तो किस रंग में डूब गई थी बच्चों? श्याम रंग में। क्या होगा इसका आंसर? श्याम रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हामिद की दादी के अठन्नी बचाने की तुलना किससे की गई है। पहला, बूंद बूंद घड़ा भरने से, दूसरा उनके ईमान से, तीसरा सागर भरने से और चौथा गुल्लक भरने से। तो ये जो कहानी है ईदगाह, हामिद किस में है बच्चों? ईदगाह कहानी में है। और ईदगाह के लेखक हैं
मुंशी प्रेमचंद जी। तो उसमें जो हामिद की दादी होती है वह क्या करती है, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करती है। ठीक है, तो इससे उसकी तुलना किससे की गई है ये पूछा गया है। तो यहाँ देखिए इसका आंसर हो जाएगा उनके ईमान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों को ना खरीदने के लिए हामिद ने क्या तर्क दिया। पहला, खिलौने मिट्टी के हैं। दूसरा, खिलौने महंगे हैं। तीसरा, जरा सा पानी पड़े तो रंग धुल जाए। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो बताइए बच्चों कि हामिद ने खिलौने नहीं खरीदे तो उसने क्या तर्क दिए अपने दोस्तों को, क्या कहा कि उसने क्यों नहीं खिलौने खरीदे। तो देखिए उसने कहा कि खिलौने मिट्टी के होते हैं, है ना, और वो महंगे भी हैं। अब मिट्टी का है तो वो टूट भी जाएगा, और ज़रा से पानी अगर खिलौने पे पड़ेगा तो उसका रंग भी धुल जाएगा। तो ये सभी तर्क हामिद ने अपने दोस्तों को दिए। आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूर विनोद का अर्थ है। अब बताइए बच्चों कि क्रूर विनोद का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है ऐसा मजाक जो किसी को खूब हंसाए। दूसरा, ऐसा मजाक जो किसी का दिल दुखाए, आहत करे। तीसरा है ऐसा मजाक जो सबका मन बहलाए। और चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए क्रूर विनोद का अर्थ पूछा जा रहा है, तो इसका अर्थ होगा कि ऐसा मजाक जो किसी का दिल दुखाए या उसे आहत करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकांत जी प्रसिद्ध कहानीकार हैं। आपको बताना है किस युग के हैं। पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग के। दूसरा, द्विवेदी युग के। तीसरा, प्रेमचंद युग के। और चौथा, नई कहानी आंदोलन के। तो बताइए बच्चों कि वह किस युग के कहानीकार हैं। और अमरकांत की रचना है दोपहर का भोजन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नई कहानी आंदोलन के। क्या होगा आंसर, नई कहानी आंदोलन के प्रसिद्ध कहानीकार हैं अमरकांत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का मुख्य पात्र चरित्र है। अब किस कहानी का यहाँ पे है। तो देखिए बच्चों ये कहानी है दोपहर का भोजन, दोपहर का भोजन। ठीक है, इस कहानी के लेखक कौन है, अभी आपको बताया है अमरकांत जी। तो पूछा जा रहा है कि इस कहानी के मुख्य पात्र कौन हैं। पहला ऑप्शन है आपका सिद्धेश्वरी। दूसरा, रामचंद्र। तीसरा, मोहन। और चौथा, मुंशी जी। इस कहानी का मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी है। आंसर होगा सिद्धेश्वरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च बेचने वाले ने लोगों का अंधेरा दूर करने का उपाय बताया। अब क्या उपाय बताया है। पहला, पूजा करना। दूसरा, टॉर्च बेचना। तीसरा, किताबें पढ़ना। उपयुक्त सभी। तो अब जो टॉर्च बेच रहा है वह अंधेरे से दूर रहने का उपाय क्या बताएगा। टॉर्च खरीद लो, है ना। तो आंसर क्या होगा, टॉर्च, है ना। वह टॉर्च खरीदने के लिए ही बोलेगा। टॉर्च बेचने वाले, यह जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है वह किस कहानी से लिया गया है, यह लिया गया है टॉर्च बेचने वाले कहानी से। ठीक है, और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, और यह उनकी व्यंग रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग टॉर्च बेचने वाले को धक्का मारकर क्यों भगा देते हैं। पहला, वह गंदे काम करता था। दूसरा, वह दिखने में सुंदर नहीं था। तीसरा, उसकी हंसी छूट जाती थी। और चौथा, वह सभी से गलत व्यवहार करता था। तो बच्चों उसे क्यों भगा दिया जाता था, क्योंकि उसकी हंसी छूट जाती थी। आंसर हो जाएगा क्योंकि उसकी हंसी छूट जाती थी, इसीलिए लोग क्या करते थे, उसे धक्का मार करके भगा देते थे। कहानी तो आप लोगों ने पढ़ी ही होगी, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। नहीं पढ़ी है तो इसे पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च बेचने वाला लोगों को अंधेरे का डर क्यों दिखाता था। पहला, मैं जलता था। दूसरा, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए। तीसरा, टॉर्च बेचने के लिए। और चौथा, उपयुक्त सभी। तो अब टॉर्च बेचने वाला अंधेरे का डर क्यों दिखाएगा, ताकि उसका टॉर्च बिके। आंसर क्या होगा, टॉर्च बेचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चित्त शब्द का अर्थ है। अब आपको बताना है कि चित्त शब्द का क्या अर्थ है। पहला, हृदय। दूसरा, बुद्धि। तीसरा, विवेक। और चौथा, दृष्टि। तो चित्त शब्द का अर्थ क्या होता है, चित्त शब्द का अर्थ होता है हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद की दादी का नाम था। क्या था बच्चों नाम हामिद की दादी का, ईदगाह तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। फटाफट कमेंट करके बताएं। पहला ऑप्शन है सबीना। दूसरा, अमीना। तीसरा, सकीना। और चौथा, रुबीना। तो क्या नाम था हामिद की दादी का, अमीना। क्या हो जाएगा, अमीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, झहरी झहरी झीनी बूंद हैं में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। पहला, वर्षा ऋतु। दूसरा, शरद ऋतु। तीसरा, ग्रीष्म ऋतु। और चौथा, बसंत ऋतु। तो पहले जो आपके सामने वाक्य दिया हुआ है उसे पढ़िए, झहरी झहरी झीनी बूंद। तो यहाँ पे किस ऋतु का वर्णन हो रहा है,
वर्षा ऋतु का, वर्षा ऋतु में जो बारिश होती है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधर सज्जा कर पल्लव में कौन सा अलंकार है? पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा रूपक और चौथा उपमा। तो देखिए बच्चों, अधर सज्जा और कर पल्लव, ठीक है, इसमें है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, जिसमें उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनौड़े किस प्रकार का शब्द है? पहला तत्सम, दूसरा अरबी फारसी का, तीसरा आंचलिक शब्द और चौथा है दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द। कनौड़े में कनौड़े जो है वह किस प्रकार का शब्द है यह पूछा गया है और ये लिया गया है सूरदास जी के पद से। तो देखिए इसमें आंचलिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बांसुरी बजाते समय कृष्ण की छवि किस प्रकार हो जाता है? तो बच्चों कमेंट करके बताएं कि जब वो बांसुरी बजाते हैं उस समय उनकी छवि कैसी दिखती है। पहला ऑप्शन आपके सामने है त्रिभंगी, दूसरा चतुर्भंगी, तीसरा अष्टभंगी और चौथा है द्विविध भंगी। तो बच्चों जब प्रभु श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो उस समय उनकी छवि जो है वह त्रिभंगी हो जाती है और त्रिभंगी स्त्री योजित मुद्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपालहि गिरधर में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पे आपको अलंकार बताना है बच्चों कि इसमें कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन है यमक, दूसरा श्लेष, तीसरा उपमा और चौथा रूपक। तो फटाफट कमेंट करके बताएं कि गोपालहि और गिरधर में कौन सा अलंकार है। इसमें है बच्चों श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार उसे कहते हैं जिसमें एक शब्द की अभिव्यक्ति कई बार होता है और उसका अर्थ भी अलग अलग होता है। जैसे मांगन को देख पट देत बार बार। ठीक है, तो यहाँ पे पट का दो अर्थ है, एक पट है दरवाजा और दूसरा पट है वस्त्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविश्वर इनके डैश का नाम था। पहला ऑप्शन पिता का, दूसरा आश्रयदाता का, तीसरा वंश का और चौथा बेटे का। तो कमेंट करके बताएं बच्चों कि कविश्वर किसका नाम था। इसका आंसर होगा वंश का। कविश्वर इनके वंश का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि थे। किस काल के थे ये बताना है। पहला ऑप्शन है आदिकाल के, दूसरा भक्ति काल के, तीसरा आधुनिक काल के और चौथा रीति काल के। तो बच्चों पद्माकर किस काल के श्रेष्ठ कवि थे? इसका आंसर होगा रीति काल। पद्माकर रीति काल के श्रेष्ठ कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिकालीन साहित्य मुख्यतः डैश भाषा में रची गई है। कौन सी भाषा में रची गई है बच्चों? फटाफट कमेंट करके बताएं। पहला ऑप्शन है ब्रज, दूसरा अवधी, तीसरा खरी बोली और चौथा अपभ्रंश। तो रीतिकालीन साहित्य मुख्यतः ब्रज भाषा में रची गई है। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोपहर का भोजन कहानी समाज के किस वर्ग का यथार्थ चित्रण है? आपको बताना है यह जो कहानी है वह किस समाज के किस वर्ग के बारे में बता रहा है। पहला ऑप्शन है पूंजीपति वर्ग, दूसरा उच्च मध्य वर्ग, तीसरा निम्न मध्य वर्ग और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों दोपहर का भोजन यह बताता है निम्न मध्य वर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी का कौन सा पात्र बीमार है? पहला मुंशी जी, दूसरा सिद्धेश्वरी, तीसरा प्रमोद और चौथा मोहन। और ये किस कहानी के पात्र हैं बच्चों? कमेंट करके फटाफट बताएं कि ये किस कहानी के पात्र हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रमोद। कहानी का कौन सा पात्र बीमार है? प्रमोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचंद्र कौन सा काम कर रहा है? पहला मोटर मैकेनिक, दूसरा प्रूफ रीडर, तीसरा लेखक और चौथा खिलाड़ी। तो आपको बताना है कि रामचंद्र कौन सा काम कर रहा है। करेक्ट आंसर होगा प्रूफ रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हामिद की दादी क्या काम करती थी? पहला ऑप्शन लोगों के घर काम करना, दूसरा खेती करना, तीसरा लोगों के कपड़े सिलना और चौथा पशुपालन। तो बच्चों हामिद की दादी कौन सा काम करती थी? और ये जो है हामिद वह किस कहानी का पात्र है? तो देखिए हामिद की दादी जिनका नाम था अमीना वह लोगों के घरों में काम करती थी। क्या होगा इसका आंसर? लोगों के घरों में काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी का मुख्य पात्र या चरित्र है। अब यहाँ पे बताना है कि दोपहर के भोजन कहानी का मुख्य पात्र कौन है? सिद्धेश्वरी, रामचंद्र, मोहन, मुंशी जी। कहानी का जो मुख्य पात्र है, मुख्य चरित्र है वह है सिद्धेश्वरी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर का भोजन कहानी में मुख्य समस्या है। अब मुख्य समस्या क्या है? कहानी जो है दोपहर का भोजन वह किस चीज़ पे फोकस कर रहा है? पहला ऑप्शन बेरोजगारी, दूसरा पुनर्वास, तीसरा बीमारी और चौथा शोषण। तो दोपहर का भोजन जो कहानी है बच्चों, वह बेरोजगारी की समस्या को उजागर कर रहा है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। यह कथन किसका है? पहला मोहसिन का, दूसरा हामिद का, तीसरा नूरे का और चौथा महमूद का। तो किसका है बच्चों यह कथन? यह कथन है हामिद का। आंसर होगा हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद के चिमटे से कौन प्रभावित होकर अपना खिलौना बदलना चाहता है? पहला ऑप्शन महमूद, दूसरा सम्मी, तीसरा मोहसिन और चौथा नूरे। तो कौन हामिद के चिमटे से प्रभावित हुआ था? मोहसिन। आंसर होगा मोहसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकुल की गलियों में गोपियां किसके साथ होली खेल रही हैं? पहला ऑप्शन ग्वालों के साथ, दूसरा कृष्ण के साथ, तीसरा बलराम के साथ और चौथा गोकुल के निवासियों के साथ। तो बच्चों गोपियां किसके साथ होली खेलना पसंद करती? कृष्ण के साथ। तो आंसर क्या होगा? कृष्ण के साथ गोपियां होली खेल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम रंग में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा उपमा और चौथा श्लेष। बच्चों यहाँ आपको बताना है कि श्याम रंग में कौन सा अलंकार है। फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा अलंकार होगा। अब देखिए, श्याम रंग, श्याम मतलब काला होता है, ठीक है, और यहाँ पर श्याम का अर्थ क्या हो जाएगा? कृष्ण, ठीक है। यहाँ पर किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? श्लेष अलंकार का। किसका प्रयोग किया गया है? श्लेष अलंकार का। यानी एक शब्द के कई अर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गली के गोप गाउन में प्रयुक्त अलंकार है। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा श्लेष अलंकार, तीसरा यमक और चौथा रूपक। तो बताएं बच्चों कि गली के गोप गाउन में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ देखिए, ग वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, गली में, गोप में और गाउन में। तो हम सभी जानते हैं कि व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कई बार हो तो वह कहलाता है अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजू शब्द का अर्थ है। क्या अर्थ है ये बताना है बच्चों, क्या अर्थ होगा इसका? पहला ऑप्शन है 30 दिनों का रोजा रखना, दूसरा नमाज पढ़ने से पूर्व हाथ मुंह धोकर शुद्ध करना, इबादत करना और चौथा सिजदे में सिर झुकाना। तो वजू शब्द का अर्थ होगा नमाज पढ़ने से पूर्व हाथ मुंह धोकर के शुद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? पहला 1915 में, दूसरा 1925 में, तीसरा 1935 में और चौथा 1945 में। तो बच्चों यदि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा और लेखक के परिचय को पढ़ा होगा तो आपको अवश्य पता होगा कि अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था। उनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। कहाँ हुआ था ये कमेंट करके बताएं आप हमें। क्वेश्चन है, सिद्धेश्वरी के झूठ बोलने के पीछे की मंशा है। क्या मंशा है यह बताना है। पहला अपने बेटे को भ्रमित करना चाहती है, दूसरा अपने परिवार में सद्भाव बनाए रखना चाहती है, तीसरा अपना स्वार्थ साधना चाहती है और चौथा सेखी बगाड़ना चाहती है। तो फटाफट बताएं कि सिद्धेश्वरी ने जो झूठ बोला उसके पीछे उसकी मंशा क्या थी? उसके पीछे उसकी मंशा थी बच्चों अपने परिवार में सद्भाव बनाए रखना। ठीक है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुस्तम हिंद की संज्ञा किसे दी गई है? पहला ऑप्शन भिस्ती को, दूसरा चिमटे को, तीसरा वकील साहब को और चौथा सिपाही को। तो यहाँ पर रुस्तम हिंद की संज्ञा किसको दी गई है? आंसर होगा चिमटे को, क्योंकि हामिद ने उसकी प्रशंसा इतनी की जैसे कि वह सभी के खिलौनों का क्या हो, बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद किस चीज़ की दुकान पर जाकर रुक जाता है? पहला मिठाइयों की, दूसरा खिलौनों की, तीसरा लोहे की और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, हामिद एक छोटा सा बच्चा है, अब उसे सब कुछ चाहिए लेकिन इतने पैसे उसके पास नहीं होता है, तो वो कहाँ जाकर के रुकता है? लोहे की दुकान पे। ठीक है, और वो वहाँ से क्या खरीदता है? चिमटा, क्योंकि उसे अपनी दादी की याद आ जाती है कि रोटी बनाते समय उसकी दादी का हाथ जल जाया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरे को कौन सा खिलौना पसंद आया?
पहला भिस्ती, दूसरा वकील, तीसरा सिपाही और चौथा धोबन। तो बच्चों नूरे ने कौन सा खिलौना लिया था? वकील साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्माकर सन 1753 से 1833 ईस्वी किस काल के प्रसिद्ध कवि थे? पहला भक्ति काल, दूसरा आदिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। तो हमने अभी पिछले वीडियो में भी पद्माकर के बारे में पढ़ा और उसमें आपको काल के बारे में बताया है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि इन चारों काल में से किस काल के कवि थे पद्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन रीतिमुक्त, दूसरा रीति सिद्ध, तीसरा रीतिबद्ध और चौथा रीतिगत। तो बच्चों लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि रीतिबद्ध कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अष्टछाप में कुल कितने कवि थे? पहला 4, दूसरा 8, तीसरा 6 और चौथा 10। तो बच्चों सूरदास जी भी अष्टछाप के कवियों में से एक माने जाते हैं, जिनके गुरु थे, और सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य और वल्लभाचार्य के बेटे थे विट्ठलनाथ। ठीक है बच्चों, और विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की थी जिसमें 8 कवि थे। किसने कवि थे? 8 कवि। तो आंसर हो जाएगा इसका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास को ब्रज भाषा साहित्य का डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पहला उड्डूगन, दूसरा खदोत, तीसरा सूर्य और चौथा शशि। सूरदास जी को ब्रज भाषा साहित्य का सूर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीर भौरे छलिया छबीले छैल छवि छूबे में अलंकार। अब कौन सा अलंकार है यह बताना है। पहला ऑप्शन है उपमा, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष और चौथा अनुप्रास। तो ध्यान दीजिएगा भीर भौर और छलिया छबीले छैल छवि छुबे। तो इसमें पहला भीर और भौर में भ वर्ण की आवृत्ति कई बार है। उसके बाद छलिया छबीले छैल छवि छुबे में छ वर्ण की आवृत्ति कई बार है। तो फटाफट कमेंट करके बताएं बच्चों कि व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कई बार हो तो वो कौन सा अलंकार कहलाता है। फटाफट कमेंट में बताएं कि इन चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहग का अर्थ है, क्या अर्थ है ये बताना है। पहला पक्षी, दूसरा प्रकृति, तीसरा बादल और चौथा कलियां। तो बिहग शब्द का अर्थ होता है पक्षी। क्या होता है? पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 आने में कितने पैसे होते हैं? पहला 25 पैसे, दूसरा 50 पैसे, तीसरा 16 पैसे और चौथा 8 पैसे। तो देखिए बच्चों 8 आने में कितने पैसे होते हैं? 50 पैसे। कई बच्चे तो जिनको पता नहीं होगा वो गलती से 8 पैसे भी लगा देंगे। तो आप याद रखेंगे कि 8 आना कहते हैं 50 पैसे को। क्वेश्चन है हामिद के पास कुल कितने पैसे हैं? पहला 8 आने, दूसरा 4 आने, तीसरा 3 पैसे और चौथा 16 पैसे। हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। ठीक है, जो उसकी दादी ने मेहनत मजदूरी करके इकट्ठा करके रखा था। किस लिए इकट्ठा करके रखा था? ताकि वह ईद के दिन हामिद को दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई कहानी अधिकांशतः होती है, कैसी होती है? कल्पना परक, दूसरा फैंटेसी परक, तीसरा जासूसी परक और चौथा यथार्थ परक। तो बच्चों नई कहानी जो है वह अधिकांशतः यथार्थ परक होती है। यथार्थ कहने का अर्थ है वास्तविकता से जुड़ी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 साल पहले दोस्तों के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या था? पहला नौकरी कैसे पाएं, दूसरा पैसा कैसे पैदा करें, तीसरा कास थीटा का वैल्यू क्या है और चौथा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर लेखक हरिशंकर प्रसाई जी 5 साल पहले की बात कर रहे हैं कि उस समय दोस्तों के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या होता था। तो यहाँ देखिए 5 साल पहले दोस्तों के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है पैसा कैसे पैदा करें, यानी पैसा कमाने के लिए कोई रोजगार तो होना चाहिए। वो रोजगार वह कैसे ढूंढे या कैसा रोजगार करें, इस तरह के प्रश्न उनके सामने होते थे। लेखक ने टॉर्च की कंपनी का नाम सूरत छाप ही क्यों रखा? पहला क्योंकि पसंद था, दूसरा सूरत छाप नाम से टॉर्च ज़्यादा बिकता, तीसरा प्रकाश फैलाने की समानता के कारण और चौथा उपयुक्त सभी। तो बच्चों लेखक ने इसका नाम इसलिए सूरत छाप रखा ताकि प्रकाश फैलाने की समानता के कारण उनका टॉर्च अधिक से अधिक बिके। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉर्च बेचने वाला
पाठ किस शैली में लिखा गया है? पहला व्यंग्यात्मक, दूसरा विवरणात्मक, तीसरा रचनात्मक और चौथा रहस्यात्मक। तो देखिए बच्चों, यह जो कहानी है टॉर्च बेचने वाला, यह हरिशंकर प्रसाई जी की लिखी हुई है और यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। लेखक इस कहानी से किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं? तो देश में फैली बेरोजगारी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च बेचने वाले का टॉर्च किस कंपनी का था? पहला सूरज छाप, दूसरा कवच था, तीसरा छोटा सूरज और चौथा उपयुक्त सभी। तो किस कंपनी का था? सूरज छाप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद के पास कुल कितने पैसे हैं? पहला 8 आने, दूसरा 4 आने, तीसरा 3 आने 3 पैसे और चौथा 16 पैसे। अभी हमने इस पे डिस्कस किया है। फटाफट बताएं कि हामिद के पास कुल कितने पैसे हैं। कमेंट करके इसका आंसर दे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर में कौन मोटर के नीचे आते आते बचा? पहला मोहसिन, दूसरा महमूद, तीसरा नूरा और चौथा हामिद। तो शहर में मोटर के नीचे आते आते कौन बचा था? हामिद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता में डैश का सुंदर चित्रण है। तो किस कविता की बात हो रही है यहाँ पर? पद्माकर की कविता की बात हो रही है। कमेंट में बताएं बच्चों कि पद्माकर जी की कविता का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है राजा का, दूसरा मानव का, तीसरा प्रकृति का और चौथा स्वयं का। तो पद्माकर जी की जो कविता है उसमें प्रकृति का सुंदर चित्रण है। किसका? प्रकृति का। ठीक है। कमेंट में इस कविता का नाम बताएं बच्चों कि इस कविता का क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पद में औरे का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? पहला और, दूसरा अलग ही प्रकार का, तीसरा आंवला और चौथा और। तो देखिए, औरे शब्द का अर्थ है अलग ही प्रकार का। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।